डियर स्टूडेंट्स, आज हम जीन नॉकआउट जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स में एक टेक्निक के रूप में यूज़ की जाती है उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि ये जो विधि होती है ये किस प्रकार से ट्रांसजेनिक एनिमल्स के प्रोडक्शन में काम में ली जाती है। तो जीन नॉकआउट को क्या कहते हैं? हम एक तरह से सप्रेस करते हैं कोई फंक्शन जीन का, या फिर हम उस जीन को इनएक्टिवेट करते हैं। हम कुछ ऐसे मेथड्स से उसको करते हैं डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ ए जीन, जिससे कि हम उसको उसका जो काम है जीन का उसको अवमंदित करना, उसको इनएक्टिवेट करना, ये सारे प्रोसेस कहलाते हैं जीन नॉकआउट। जीन नॉकआउट एक बहुत ही ट्रस्टेड मेथड यूज़ होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में स्टडी करने के लिए भी किसी भी जीन का या ग्रुप क्या काम है या अलग अलग जीन्स क्या क्या काम कर रहे हैं। जीन क्या चीज़ होती है? जीन एक हिस्सा है डीएनए का, वो हिस्सा है जो फंक्शनल है। वो हिस्सा डीएनए का जो फंक्शनल है उसे हम जीन कहते हैं। जीन एनकोड करती है प्रोटीन को। जब हम इनएक्टिवेट करते हैं किसी जीन को, या तो इनएक्टिवेट कैसे करेंगे, या तो हम उस डीएनए सीक्वेंस को बाहर निकाल लेंगे, या फिर हम उस डीएनए सीक्वेंस को थोड़ा सा रूपांतरित या मॉडिफाई या ऑल्टर कर देंगे, या फिर हम उस डीएनए सीक्वेंस में कुछ म्यूटेशन कर देंगे। अब जिससे क्या होगा, उस फंक्शनल पीस को जिसको हम जीन कहते हैं, जो कि डीएनए का हिस्सा है, उसका जो नॉर्मल जो काम था वो आपने बंद कर दिया, वो लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। अब ये जो जीन है उसको फिर हम उसकी जो जर्म लाइन्स हैं उसमें हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो ग्रो कैसे कर रहा है। फिर हम वेक्टर्स के माध्यम से उसको इंसर्ट करते हैं ग्रोइंग एम्ब्रियो में। अगर जीन नॉकआउट प्रॉपर हो गया है तो हम उसको फिनोटाइप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये सिंपल एक तरह का एक्सप्लेनेशन है अबाउट जीन नॉकआउट मैकेनिज़्म। तो पूरे के पूरे जीन नॉकआउट मैकेनिज़्म में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी फंक्शनल पीस जो डीएनए का होता है जिसको हम जीन कहते हैं, उसको हम इनएक्टिवेट करते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं, उसको हम मॉडिफाई करते हैं। और ये क्या होगा, जिससे कि उसका नॉर्मल फंक्शन जो है वो अवमंदित हो जाएगा। फिर हम उसको मॉडल ऑर्गेनिजम्स में ग्रो करवाएंगे आर्टिफिशियल वेक्टर्स के माध्यम से, और फिर हम उसको देखते हैं कि वो जीन अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। दैट इज़ जीन नॉकआउट। क्या क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप कि भी आपको कौन सी जीन को चुनना है नॉकआउट के लिए, तो सिलेक्टिंग ए जीन फॉर नॉकआउट, ये फर्स्ट स्टेप होगा। अब आपका जो टारगेट है, टारगेट क्या है? जीन जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। हम उस जीन को, उसके फंक्शन को स्टडी करना चाहते हैं कि वो क्या काम कर रहा है, तो कितनी उसकी लंबाई है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसा उसका नाइट्रोजनस बेस पेयर्स का अरेंजमेंट है, जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। हम उस जीन को पर्टिकुलर क्रोमोसोम में कौन से स्थल पर है वहाँ पे भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, सिलेक्टिंग अ जीन फॉर नॉकआउट। फिर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वेक्टर का। अब वाहक, अब ऐसे तो है नहीं कि हम किसी भी जंतु में उसको ट्रांसफ़र कर दें, तो हम उसको एक पारंपरिक वेक्टर के माध्यम से ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो वेक्टर होगा दैट इज़ ए व्हीकल। वेक्टर क्या है? व्हीकल है। वो ट्रांसफ़र करेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट को या कोई भी डीएनए सीक्वेंस को हमारे टारगेट सेल्स में। ज़्यादातर नॉर्मली अगर हम देखें ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जो प्रोडक्शन शुरू हुआ था तो सबसे पहले प्लाज्मिड एज ए वेक्टर यूज़ किए गए थे। तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का, जिसको एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज वेल एज इन ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोडक्शन। जैसे कि बैक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, ज़्यादातर यूज़ किया गया है जीन नॉकआउट एक्सपेरिमेंट्स में। इसमें हम ORFs को, ओपन रीडिंग फ्रेम्स जो होती हैं, उनको रिमूव कर देते हैं और इंसर्ट करते हैं ऑल्टर्ड जीन को इनटू बैक। तो हम ऑल्टर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं बैक में, रिमूव करते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम्स। फिर हम वेक्टर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, वैलिडेट करना चाहते हैं
तो उसके लिए हम एक मार्कर डीएनए सीक्वेंस को उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। हो सकता है ज़्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी मार्कर डीएनए सीक्वेंस, उसमें हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को यूज़ करते हैं। इसके साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट डीएनए जो सीक्वेंसेस हैं और भी उस वेक्टर के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रमोटर सीक्वेंसेस, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, जो कि पहले ही प्लास्मिड में आपको इंसर्ट करनी होती हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि एक मार्कर डीएनए सीक्वेंस की हमें आवश्यकता है जो कि एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होगी। तो मार्कर जीन जो है जब हम उसको इंसर्ट करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि जो हमने इंसर्ट किया है वो डिटेक्टेबल हो सके। जैसे ही हमारा वेक्टर का आगे रेप्लिकेशन होगा, जो वो इंसर्ट करेगा किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, तो उसका क्या रिज़ल्ट रहा, तो वो जो रिपोर्टिंग होगी तो एक तरह से वो एक रिपोर्टर की तरह काम करेगा, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, दैट इज़ अ रिपोर्टर जीन। जैसे कि ज़्यादातर NEOR जीन, या हम इसको कहते हैं नियोमाइसिन रेसिस्टेंस जीन। नियोमाइसिन इज़ ए एंटीबायोटिक, तो एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है तो नियोमाइसिन आर जीन, ये बहुत ही पॉपुलर रिपोर्टर या मार्कर सीक्वेंस है जिसको जीन नॉकआउट स्टडीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, माइस सेल्स डाई हो जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है माउस सेल्स की, क्योंकि नियोमाइसिन रेसिस्टेंट जीन चूहों में उपस्थित नहीं होती है, इसलिए उसकी उपस्थिति में उन चूहों की डेथ हो जाती है। इसीलिए ये बहुत ही रिपोर्टर या मार्कर सीक्वेंस के रूप में यूज़ की जाती है नियोमाइसिन रेसिस्टेंस जीन। अगर हम किसी प्लाज्मिड डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो ये, जैसा कि आपको पता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसके पर्टिकुलर लोकेशंस होते हैं, जैसे कि RE साइट्स, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन साइट्स, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्लीवेज करेंगे। रेड जो पोर्शन दिखाई दे रहा है जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट, आप कौन सी जीन ऑफ इंटरेस्ट को स्टडी करना चाहते हो? फॉर जीन नॉकआउट। फिर आते हैं इसके ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। फिर यहाँ पे कुछ सेल आते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स के लिए। फिर आती है आपकी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन जैसे कि नियोमाइसिन, इसमें स्टडी की जाती है। फिर आते हैं प्रमोटर रीजन्स। तो बहुत सारे विशिष्ट स्थल एक प्लास्मिड या वाहक में हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, चाहे वो प्रमोटर के हों, चाहे वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के हों, चाहे वो सिलेक्टेबल मार्कर्स के हों, या ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के हों, या आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के हों, या रिस्ट्रिक्शन साइट्स के हों। नाउ नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा इंसर्ट करना उसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में। बहुत सारे आर्टिफिशियल मेथड्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक है, अल्ट्रासाउंड मेथड का है जैसे कि सोनिकेशन है, या फिर हम माइक्रो इंजेक्शन विधि से इस वेक्टर को इंसर्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में। ज़्यादातर जब हम जीन नॉकआउट करते हैं तो उसको इंसर्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में। तो भी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में ही क्यों करते हैं और किसी टिश्यूअस सेल में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल्स होती हैं उनमें कैपेसिटी होती है, दे आर हैविंग टोटिपोटेंसी, दे कैन डिवाइड वेरी फास्ट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स। टोटिपोटेंसी की जो पावर है सबसे ज़्यादा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की एक क्षमता होती है कि वो किसी भी ऊतक में, किसी भी सेल में अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। अब ये जो सेल्स हैं जहाँ पे कि आपने प्लास्मिड को इंसर्ट करा दिया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में, अब हम उन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को ग्रो करेंगे नियोमाइसिन मीडिया। अब आपने ऐसा एक मीडिया, कल्चर मीडिया डेवलप किया है जिसमें कि एंटीबायोटिक नियोमाइसिन उपस्थित है। अब वो जो सेल हैं उनको हम यहाँ पे ग्रो करेंगे, सेल्स कंटेनिंग नियोमाइसिन रेसिस्टेंस। अब हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कुछ सेल्स तो ग्रो करेंगी और कुछ सेल्स ग्रो नहीं करेंगी। तो नियोमाइसिन रेसिस्टेंस और नियोमाइसिन सेंसिटिव जो सेल्स हैं वो आपको डिफ्रेंशिएट में पता चल जाएंगी। हम कंफर्म करेंगे कि क्या हमारा इंसर्शन प्रॉपर रहा है क्या। जब हम ग्रो करते हैं सेल्स को आर्टिफिशियल मीडिया में तो कुछ सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन होगा और कुछ में नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज अ 50-50 चांस। अब हम उसको PCR टेक्निक से कंफर्म करना चाहेंगे कि कहाँ पे वो इंसर्ट हुआ है। PCR टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें हम एक सेट ऑफ प्राइमर्स को यूज़ करते हैं
जो कि मार्कर डीएनए सीक्वेंसेस की तरह स्पेसिफिक हैं, जिससे कि हम अचीव कर पाएँ एम्प्लीफिकेशन। अगर हम देख रहे हैं कि एम्प्लीकॉन्स हैं, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, इसका मतलब सेल्स में डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल है। अदरवाइज आवर एक्सपेरिमेंट इज शोइंग द सेल्स हैव नॉट बीन ट्रांसफॉर्म। अगर वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में वेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है तो हमने पूरी तरह से उन सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है। नाउ दीज सेल्स आर प्रॉपरली जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स। फिर हम इसको इंजेक्ट करते हैं इनटू एम्ब्रियो में। अब हम पिक करेंगे इन ट्रांसफॉर्म्ड एम्ब्रियोनिक सेल्स को और उनको डेवलपिंग एम्ब्रियो में इंसर्ट करेंगे, जो कि हमारा एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। फिर हम उसकी ब्रीडिंग कराएंगे। तो जब एम्ब्रियोज जो हैं हमारे मॉडल ऑर्गेनिज्म के, उसके दो टाइप ऑफ सेल पॉपुलेशन होगी, एक तो वाइल्ड प्रकृति की होगी और एक ट्रांसफॉर्म प्रकृति की होगी। क्योंकि आपने किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, तो हम उसको कई बार काइमेरिक भी कहते हैं। तो ये जो काइमेरिक जो एनिमल्स हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। अब हम उसको बीट करा सकते हैं नॉर्मल एनिमल के साथ में। तो दो तरह के जीनोटाइप हमें अवेलेबल होंगे, एक तो होमोजाइगस नॉर्मल होगा और दूसरा होमोजाइगस ऑल्टर्ड होगा, जिसमें कि वो ऑल्टर्ड या मॉडिफाइड जीन उपस्थित होगी। तो इस तरह से अगर हम इस पूरी टेक्निक को देखें जीन नॉकआउट को, तो पहला जो है इसमें हम सिलेक्ट करते हैं जीन को, इंटरेस्ट को, जो भी हमारी डीएनए सीक्वेंस है, हमारी वो डीएनए सीक्वेंस हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। फिर हम उसको एक वाहक में, एक प्लास्मिड का एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं। फिर हम उसको वाहक जो है आपका वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में इंजेक्ट किया जाएगा, अलग अलग विधियों से किया जाएगा। जैसे इस डायग्राम में तो माइक्रो इंजेक्शन विधि से हम वेक्टर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में। ये आपका दूसरा मेथड भी हो सकता है, इलेक्ट्रोपोरेशन भी हो सकता है, सोनिकेशन मेथड भी हो सकता है। अब यहाँ से ये जो सेल्स हैं जिनको आपने इंजेक्ट कर दिया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में, ये सेल्स को हम इंसर्ट करेंगे डेवलपिंग एम्ब्रियो में। हम अपने रिज़ल्ट को वैलिडेट भी करना चाहेंगे कि क्या हमारा सही चल रहा है क्या प्रोसेस, तो हम उसके लिए पीसीआर टेक्निक को यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट हम उसको ब्रीडिंग कराएंगे। तो आपकी जो पेरेंटल जनरेशन है उससे एक ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा, जो कि बताएगा कि इस पर्टिकुलर माउस में जीन नॉकआउट का ऑब्जर्वेशन हो गया है। तो इस तरह से बहुत ही सरल प्रारूप से हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि किस तरह से जीन नॉकआउट आपके ट्रांसजेनिक माउस का जनरेशन हो जाता है। मेथड्स अलग अलग होते हैं जीन नॉकआउट बनाने के, जैसे कि जीन साइलेंसिंग, कंडीशनल नॉकआउट, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, जीन एडिटिंग और नॉकआउट बाय म्यूटेशन। तो ये अलग अलग तरह के मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं कि हमें किस तरह की डिज़ायर्ड जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड्स को हम अडॉप्ट करते हैं। व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशन एरियाज ऑफ दीज जीन नॉकआउट। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उसका फंक्शन पता कर लेते हैं उस जीन का। दूसरे साइंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि कैसे हमें मॉनिटरिंग करनी है, कैसे हमें कंट्रोल करना है कि भी ये जो जीन है ये फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रही है। जीन नॉकआउट को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, प्लांट्स के फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। हम उसका इफ़ेक्ट, कंट्रीब्यूशन देख पाते हैं कि एक जीन का क्या रोल है किसी भी डिज़ीज़ को डेवलप करने में या किसी भी प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। इसको हम ड्रग डिस्कवरी के लिए भी यूज़ करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ड्रग स्क्रीनिंग भी इससे की जाती है जीन नॉकआउट से। तो आई होप आपको जीन नॉकआउट बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा।